ऑफ मास में कंटिन्यूअस मास सिस्टम का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और वो कंप्लीट करने के बाद अब अपन जो देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास में मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के एक टेबल बनवाऊंगा, तो अपन आज जो है वो एक टेबल बना रहे हैं सेंटर ऑफ मास के लिए। तो जैसे मान लो अपन शुरुआत से स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री से लेके और सेंटर ऑफ मास उसकी लिखेंगे, ताकि वो अगर आप लोग कभी क्विक रिवीजन में वो वाली टेबल देख के जाते हो तो आप लोगों को पता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो अपन देख रहे हैं ज्योमेट्री, और यहाँ पे शियर। देखो फर्स्ट अगर अपन देखें रोड, तो रोड के लिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है? L/2। रोड के लिए सेंटर ऑफ मास का होता है L/2। तो अब देखो अगर मैं यहाँ कहूँ तो ये 0,0 है, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट L/2, 0 लिखो। अब उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। सेकंड अगर आप देखेंगे तो हो गया अपने लिए रोड के लिए सेकंड जो ज्योमेट्री है वो हो गया रिंग। रिंग कंप्लीट रिंग है, तो हमें पता है सेंटर ऑफ मास जो होने वाला है वो कहाँ पे 0,0 पे होगा, कहाँ पे? ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, ठीक। थर्ड अगर मैं कहूँ हाफ रिंग, तो हाफ रिंग के लिए क्या आएगा? हाफ रिंग के लिए आने वाला है, अगर ये 0,0 है, मैंने आप लोगों को बताया था इसमें आंसर क्या आएगा? 0,2r/π, जो भी इसकी रेडियस है ना। अब आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। फिर फोर्थ अगर अपन बात करें बच्चों, तो डिस्क, तो डिस्क के लिए अगर अपन कहें यहाँ क्या आएगा? कंप्लीट डिस्क, तो इसके सेंटर ऑफ मास जो होगा वो आने वाला है 0,0 पे, ऐसे फिल करोगे, ठीक है। फिफ्थ की बात करें तो अपने को पता है अगर हाफ डिस्क की बात करी जाए, हाफ डिस्क, तो हाफ डिस्क में मान लो ऐसे ये बोल दिया जाए कि इसके लिए बताओ, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि ये 0,0 है, आंसर क्या आने वाला है? 0,4r/3 पर। फिर सिक्स्थ की बात करें तो सिक्स्थ नंबर में अगर आप देखोगे तो ये आ गया, सिक्स्थ नंबर पे ये हाफ डिस्क हो गया। फिर अपन देखते हैं रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए क्या होगा? ये रेक्टेंगल हमारे इस टाइप की ज्योमेट्री होगी, जिसकी साइड ये A और ये कितनी हो चुकी है? B। यहाँ कितना आ जाएगा? आंसर आएगा A/2, B/2। कितना आ जाएगा? A/2, B/2। फिर अगर अपन बात करें स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए क्या होगा? ये A, ये भी A, ये कितना आ जाएगा? ये A/2, A/2, ठीक है। फिर इसके बाद अगर अपन देखें एट्थ ज्योमेट्री के बारे में, तो एट्थ ज्योमेट्री हो गई हमारे लिए ट्रायंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट। तो ट्रायंगुलर प्लेट के लिए अगर अपन करें तो यहां से सरफेस से कितना 0,h/3 पे, ऐसे ही इसका जैसा मैंने आपको एक और चीज बताई थी, कौन सी? होलोकोन, होलोकोन। तो होलोकोन के लिए क्या हो जाएगा? ये हमारी ज्योमेट्री हो गई होलोकोन, इसका भी कितना आएगा? 0,h/3 है ना। अगर आप इसको सेंटर 0,0 मान रहे हो, ज्योमेट्रिकल सेंटर है ना। 10th वाले की बात करें तो 10th वाले में क्या है? स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल में अगर ये कंप्लीट स्फेरिकल शेल है तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0,0, क्योंकि जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वहीं पे इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास, वहीं पे क्या रहने वाला है? इसका सेंटर ऑफ मास। ये टेबल आप लोग याद रखोगे तो आपकी बेनिफिट होगा। फिर देखो 11th नंबर की ज्योमेट्री की बात करें तो हमें पता है स्फेरिकल शेल, सेमी स्फेरिकल शेल,
क्या आ जाएगा 0,r/2, 0,r/2। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था 0,r/2 कब, स्फेरिकल शेल के लिए ना। अब देखो, अब अपन देखें नेक्स्ट 12th ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये सॉलिड स्फीयर हो गया, तो कंप्लीट सॉलिड स्फीयर होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0,0। पर अगर अपन रहेंगे हाफ सॉलिड स्फीयर, तो हाफ सॉलिड स्फीयर के अंदर क्या आने वाला है कि अगर ये हाफ सॉलिड स्फीयर है तो आंसर 0,3r/8 आएगा। इसे अगर मैं 14 वाले की बात करूं, सॉलिड कॉन की अगर अपन बात करें, किसकी, सॉलिड कॉन की, तो ये सॉलिड कॉन हो गया और इसकी हाइट जो है वो h हो चुकी है, उसमें भी यही थी। यहाँ पे जो हाइट है वो कितनी थी, h। तो यहाँ क्या जाएगा, अगर इसको 0,0 मानोगे तो आंसर आएगा 0,h/4। और 15 वाले में अगर बात करें सिलेंडर, तो सिलेंडर का क्या आएगा, ये हमारा सिलेंडर हो गया, लेंथ इसकी l हो गई, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो सिलेंडर भी वही है l/2, 0 पे अगर आप उसको 0,0 ले लो, यहाँ पे क्या आएगा इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। इस तरीके से अपने को निकालना होगा। यहाँ तक हर एक बच्चे को क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से रिप्लाई करो। सभी बच्चे कनेक्ट हो गए? एक बार अगर सभी बच्चे कनेक्ट हो चुके हो तो मुझे कमेंट के थ्रू रिप्लाई कर दो। अभी मैं कमेंट ही देख रहा हूँ बच्चों। सभी बच्चे अगर ऐड हो चुके हैं तो मुझे कमेंट के थ्रू रिप्लाई कर दें जल्दी से, ताकि मैं वहीं से लेक्चर स्टार्ट करूँ जहाँ अपना स्टॉप हो गया था। वॉइस में सच कोई इशू तो नहीं है, जल्दी से कमेंट के थ्रू रिप्लाई कर दो ताकि फिर मैं स्टार्ट करूँ। नेक्स्ट अब जो पढ़ने वाले बच्चों अपन उसी का देखेंगे यूज, है ना। अब अपन देखने वाले हैं सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट ज्योमेट्री। कंपोजिट ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ कि आपने दो या अलग अलग तरह की जो ज्योमेट्री है उनको मीट करा के फिर आप उनकी सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन कर रहे हो तो फिर अब क्या होगा, देखो कैसे कर रहे हैं। मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया है ऐसे कि ये एक रोड, फिर ये दूसरी रोड, फिर ये तीसरी रोड, फिर ये चौथी रोड और ये पांचवी रोड। आपसे बोला हुआ है कि ये 0,0 है और आपसे ये भी कह रखा है ऑल आर आइडेंटिकल, ऑल आर आइडेंटिकल रोड ऑफ मास m and length l। अरे मेरा ऐसा लग रहा है मुझे। तो देखो अपन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे, तो मैंने आप लोगों को इसके अंदर ये चीज़ बताई थी कि लेट सपोज एक मास है 2 kg का 5 मीटर पर सेकंड से राइट साइड में जा रहा है, दूसरा मास है 1 kg का वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। तो सेम अगर डिस्क्रीट मास सिस्टम है तो अपने को पता है, अगर अपन फॉर्मूला अप्लाई करें तो अपने को पता है आरसीएम की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी drcm अपॉन dt इज इक्वल टू m1 dr1 बाई dt प्लस m2 dr2 बाई dt डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो सेम वैसा ही फॉर्मूला निकल के आता है किसका, VCM का, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m2।
पुट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी को विद साइन पुट करोगे, जैसे देखो ये जा रहा है राइट डायरेक्शन में, ये भी जा रहा है राइट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन को अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव, मतलब v1 है। तो VCM की वैल्यू इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, तो VCM इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 × 5 प्लस 1 × 10 डिवाइडेड बाय 2 + 1। आंसर कितना आ गया, अगर आप देखोगे तो ये आ गया है हमारे पास 20/3। कितना आ गया है, मीटर/सेकेंड। अगर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट विद इज इक्वल टू m1 प्लस, अब देखो ये तो बहुत इजी एग्जांपल, तो ये बेवकूफ़ी वाले एग्जांपल ना तो मैंने पहले कभी कराया है ना भी कराऊंगा, ठीक है। अपन करते हैं कुछ अच्छा एग्जांपल। फर्स्ट क्वेश्चन को ही देखना, ये अच्छा क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ मैं। मान लो मुझे बोला जाए कि एक पुली सिस्टम दे रखा है, क्या दे रखा है, पुली सिस्टम, जिसके अंदर आपसे बोल दिया कि ये है 10 kg और ये आपको दे दिया है लेट्स से 5 kg, ठीक। आपसे बोला हुआ है सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम गिवन पोजीशन, फाइंड आउट ACM, सेंटर ऑफ मास का आपको क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। चलो देखो मान लेते हैं कि ये A ब्लॉक है और ये क्या है, B ब्लॉक है। आपसे ये पूछा हुआ है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताओ। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का क्या है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले तो मैं यहाँ पे कहूँ तो इस टाइप के क्वेश्चन में फिनोमिना क्या होगा, अगर ये A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, एक ही टेंशन है, ठीक, क्या दूसरे वाले पे भी वही टेंशन है और एक ही है। अगर यहाँ कंस्टेंट भी आप लगाओगे तो देखो T × A का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, T इसके पास भी है, T इसके पास भी। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन से अगर नीचे जाएगा तो ये वाला A एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है। तो मुझे एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए। एक अपन तो स्टैंडर्ड चीज को लेते हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव लूंगा इसका और इसका एक्सेलरेशन क्या लूंगा, नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ क्या कि ACM की वैल्यू, तो ACM क्या आने वाला है, देखो m1 कितना 10, एक्सेलरेशन कितना -10 और ये क्या हो गया -है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्लस m2 कितना 5, एक्सेलरेशन कितना A डिवाइडेड बाय कितना 10 + 5 कितना है, देखो यहाँ पे -10 है +5 है, तो कितना हो चुका है, -5 हो गया। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ये 15 हो चुका है, यानी आंसर क्या आया, -a/3 आया है। कितना आया है, -a/3। मतलब अगर मुझे -a/3, तो मैं बता दूंगा माइनस कौन सी डायरेक्शन थी अपनी, डाउनवर्ड। यानी मैं ये तो कह सकता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब मेरा काम क्या है, A निकालने का, और A तो बहुत इजी सा काम है। कैसे इजी सा काम है, अपने को पता है जब दो मास दे रखे हैं, कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, पुली सिस्टम है, तो मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन की वैल्यू m2 - m1/m1 + m2 × g। ये अपन ने पढ़ा ही था कि A की जो वैल्यू होती है तो m2 कितना 5 डिवाइडेड बाय, ठीक है। और ये मत दे देना कि आंसर इज g/3, हमारा आंसर 1/3 ऑफ, समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना होगा। अब मान लो जैसे इसी में वेरिएशन चेंज करते हैं, वेरिएशन चेंज करने का मतलब जैसे 37 डिग्री ब्लॉक है, कितना 2 kg का खुला हुआ है, स्मूथ सरफेस है दोनों, और आपको एक रिलीज्ड फ्रॉम गिवन पोजीशन, क्या बोला हुआ है कि ब्लॉक्स को आपने क्या करा है, रिलीज किया है, कहां से, गिवन पोजीशन से, ठीक है। तो आपसे पूछा है फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग x एंड y डायरेक्शन। अब देखो उसने ऐसा क्यों बोला x और y डायरेक्शन में, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग डिफरेंसेस आ रहे होंगे। अब देखो इसको चेक कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका।
मुझे पता है कि यहाँ पे x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में अपन अप्लाई कर सकते हैं कौन सा फॉर्मूला m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2, पर मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन कितना है। तो एक्सेलरेशन को सॉल्व करने के लिए देखो मुझे ये बताओ, सबसे पहले अपन लेते हैं ये a वाले को। मुझे ये भी पता है कि जो एक्सेलरेशन a का होगा ना वही b का होगा, क्योंकि सेम ब्लॉक है, सेम जगह से रिलीज हो रहे हैं, दोनों तरफ का इंक्लिनेशन सेम है। तो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ कौन सा लग रहा है 2g sin 37 और यहाँ कितना लग रहा है 2g cos 37 लग रहा है, और यहाँ लग रहा है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन। कितना लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। वी नो दैट कि ये नॉर्मल रिएक्शन और ये तो आपस में बैलेंस कर रहे हैं ताकि कांटेक्ट बना रहे, है ना। द नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंसिंग 2g cos 37 फॉर मोशन हो रहा होगा। तो बताई थी कि f से a की वैल्यू कितनी आ गई g sin 37, कितना आया ये g sin 37। क्या ये x डायरेक्शन में है या y डायरेक्शन में, दोनों में है। क्यों, ना तो ये x में आ रही है ना y में आ रही है। तो पहले तो मुझे अगर x डायरेक्शन में निकालना है तो इसके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। और कैसे करेंगे, देखो एक सीधी सी बात बताता हूं। मान लो अगर मैंने यहां ये चेक कर लिया कि इधर की तरफ g sin 37 एक्सेलरेशन आ रहा है, तो x और y डायरेक्शन कौन सी होगी भाई, ये और ये। x डायरेक्शन तो ये हो गई, y डायरेक्शन ये हो गई ना। भले ये नेगेटिव x है, अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने तो विद साइन पुट कर देंगे, पर ये x है और ये क्या है y। अब मुझे बताओ अगर ये एंगल 37 है, ये एंगल अगर 37 है तो ये z बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी कौन सा होगा 37। तो यानी ये वाला एंगल 37 हुआ। तो अब मेरे को किसके कंपोनेंट करने हैं, g sin 37 के। किधर की तरफ, एक तो x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा g sin 37 cos 37, और यहाँ क्या लिखूंगा g sin 37 sin 37। तो अपन इसको स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, पर मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरीके से अपन कंपोनेंट करेंगे। एक्चुअल में एक्सेलरेशन ये है, तो वही a cos थीटा और a sin थीटा किया है अपन ने। अब मुझे बताओ दूसरे वाले का किधर की तरफ आने वाला, यही एक्सेलरेशन आएगा दूसरे वाले का, पर उसकी डायरेक्शन कौन सी आएगी, एक तो ये और एक आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन भाई इधर की तरफ आएगा। कितना आएगा g sin 37 वाला। ठीक है, तो जल्दी से अब यहां तक का सॉल्व करो, फिर मैं इसको रब करके आगे बढ़ता हूं। चलो, तो देखो अपन ने एक चीज देखी कि यहाँ पे अब उन दोनों पार्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इधर का एक्सेलरेशन तो है कितना g sin 37 का स्क्वायर, ठीक है, और ये वाला एक्सेलरेशन लेफ्ट वाले का कितना आया था g sin 37 cos 37, ठीक है। दूसरे वाले पार्टिकल का देखोगे तो वही एक्सेलरेशन g sin 37 cos 37, ये इधर आएगा, और यहाँ पे कितना जाएगा g sin 37 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब मुझे बताओ जब मैं अप्लाई करूँगा, देखो सोचना, अगर मैं एक्सियम ax निकालूंगा तो क्या जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आएगा। इसमें कौन सा एक्सेलरेशन रखना है, x डायरेक्शन का। अगर इसको पॉजिटिव बोल रहे हो तो ये क्या है नेगेटिव, तो जितने अमाउंट में ये पॉजिटिव उतने अमाउंट में नेगेटिव। क्या दोनों का मास 2 kg था, तो 2। ये क्या लिखोगे g sin 37 cos 37 माइनस ये आ जाएगा 2 g sin 37 cos 37, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 + 2। देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 0। यानी ACM अलोंग x डायरेक्शन जो आने वाला है वो कितना आ जाएगा 0। तो फिर अब क्या करें, y के लिए अगर देखें ACM अलोंग y डायरेक्शन, क्या लिखोगे, मास कितना है 2। अब अगर अपन डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा -g sin
37 का स्क्वायर। जल्दबाजी में ये गलती मत कर देना कि g का भी स्क्वायर कर दो, क्योंकि अपने को कंपोनेंट लिया है इसलिए उसकी वजह से sin 37 आ रहा था, इसलिए sin 37 का स्क्वायर किया है। ऐसे यहाँ क्या आ जाएगा 2 और यहाँ आएगा माइनस जी sin 37 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ कितना आएगा 2 + 2 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखो तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, वो कौन सी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो कितना आ जाएगा, ये आंसर आने वाला है मेरा g sin 37 का स्क्वायर, या आप ऐसे कह सकते हो माइनस g 3/5 का स्क्वायर। आंसर कितना आ गया माइनस g 9/25। यानी इस टाइप के सिस्टम के अंदर जो सेंटर ऑफ मास जा रहा होगा वो किधर जा रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन आया ही नहीं। यानी अगर सेम मास सेम इंक्लाइन प्लेन से अगर रिलीज किए जाते हैं तो उनके सेंटर ऑफ मास की टेंडेंसी किधर होती है, डाउनवर्ड मूव करने की, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो वो कहीं मूव नहीं करेंगे क्योंकि सिमेट्री होती है ना, और जब सिमेट्री होगी तो सेंटर ऑफ मास का एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन वहाँ पे नहीं आने वाला है। तो अगर अपन यहाँ कहेंगे तो अब देखो उसने कहा एक्स और वाई डायरेक्शन में बताओ, तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0, वाई डायरेक्शन में -9g/25 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट उस पर आते हैं। मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने थोड़ा चेंज कर दिया होता, चेंज इन द सेंस, अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं, तो चेंज करने के लिए मान लो मैंने मासेस को डिफरेंट कर दिया। क्या कर दिया, मासेस को डिफरेंट, और इंक्लाइन प्लेन का एंगल भी डिफरेंट कर दिया। लेट्स से ये एंगल है 37 और ये कितना है 53 ले लेते हैं, है ना। अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये मास 2 kg का है और ये वाला मास है वो 4 kg का है, ठीक। आपसे बोला जाए फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो अपन ने पहले के अंदर देखा था। क्या कि आपने इस पूरे सिस्टम को क्या किया है, रेस्ट से रिलीज किया है, सेंटर ऑफ मास का एक्स और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बताओ। क्या करेंगे, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वही। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, एक ब्लॉक को लिया, यहाँ पे ये क्या लगेगा 2g, यहाँ पे 2g sin 37, यहाँ पे 2g cos 37, सेम मेथड फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर? क्या ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए मुझे तो यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये ही नेट फोर्स है, ये वाला ही क्या है नेट फोर्स, तो अगर ये वाला ही नेट फोर्स है, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट कर रहा हूँ। हल्का सा डिफिकल्ट क्या कि ये बोल देते हैं स्मूथ है ना, और ये बोल देते हैं म्यू की वैल्यू 0.2 है, बस थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो ये वाली सरफेस तो स्मूथ है और ये वाली क्या है रफ। अब रफ है तो क्या होगा, तो देखो अब क्या फर्क पड़ता है, क्या यहाँ पे रोकने वाला फोर्स कोई नहीं है क्या, रोकने वाला फोर्स तो है नहीं क्योंकि 2g sin 37 ही लग रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ एफ नेट की, तो एफ नेट आ जाएगा 2g sin 37 इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई g sin 37, कितना आ गया g sin 37। यहाँ तक क्लियर? कौन सी डायरेक्शन में आया, ये वाले में, ना तो ये x डायरेक्शन है और ना ही y डायरेक्शन है, तो क्या करें कंपोनेंट करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे, अच्छा वही, क्या यहाँ पे अगर मैं इसके कंपोनेंट करूँगा तो कैसे आएगा कि ये आ रहा है g sin 37, कितना आ रहा है g sin 37 एक्सेलरेशन, क्या ये y डायरेक्शन और ये x डायरेक्शन, और ये एंगल कितना 37 है, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा 37। कैसे करोगे, ये आएगा हमारे पास g sin 37 cos 37, और ये क्या आएगा g sin 37 sin 37। आ गया? यानी इसका तो अपन कह सकते हैं कि हम x और y डायरेक्शन लिख लेंगे एक्सेलरेशन की। अच्छा इसके लिए बताओ, अब इसके लिए पहले तो मुझे FBD बनाना है, कितना एंगल है 53, यहाँ पे क्या लगेगा भाई, यहाँ लगने वाला है 4g, कितना लगेगा 4g, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4g sin 53, और यहाँ पे क्या लगने वाला है 4g cos 53, और यहाँ लगने वाला है नॉर्मल रिएक्शन।
ठीक, अब जल्दबाजी में ये मत भूल जाना कि उसने रफ सरफेस दे रखी है, तो रफ सरफेस दे रखी है तो इसका मतलब अगर मैं यहां देखूं तो ये ब्लॉक अगर नीचे आएगा तो रिलेटिव मोशन डाउनवर्ड है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन नीचे की तरफ आ रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, रोकेगा। रोकेगा किधर, ऊपर की तरफ। तो यहां क्या लग रहा होगा, Fr, है ना। तो अब मुझे बताओ क्या ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, यानी मैं ये लिख सकता हूं n की वैल्यू तो 4g cos 53 है, यानी आप ऐसे लिख सकते हो 4t इंटू 3/5, कितना आ गया ये 24 न्यूटन, कितना आ जाएगा 24 न्यूटन। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताओ नेट फोर्स क्या है, दिस माइनस दिस, क्योंकि उस वाले केस में तो कोई रोकने वाला फोर्स नहीं था, पर यहां पे है ना, तो यहां पे मैं कहूंगा तो एफ नेट क्या आ जाएगा, एफ नेट आएगा 4g इंटू 4/5, देखो साइन 53 जो होता है वो 4/5 होता है, माइनस एफ आर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू एन, तो यहां देखो क्या आएगा 40 इंटू 4/5 माइनस म्यू, यानी कितना दे रखा है 0.2, और यहाँ n की वैल्यू 24, देखो ये इससे कैंसिल हुआ 8, तो ये आ गया 32 माइनस ये आ जाएगा 4.8, तो ये आया 4.8। देखो क्वेश्चन एडवांस लेवल कैसा बनता है, देखो आप खुद ही देखोगे, यहाँ 4.8 आया, कितना हो गया, ये आ जाएगा हमारे पास 27.2 न्यूटन, ये आया। तो एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 27.2 न्यूटन फोर्स है, मास कितना है 4, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 6.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, अभी तो अपन ने ये क्या निकाला है, एक्सेलरेशन। अभी तो क्या करना है, पर देखो अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है तो केवल क्वेश्चन लंबा होगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। कोई भी कैलकुलेशन को तो इजीली किया जा सकता है अगर हमारे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है तो, और अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कैसे स्टार्ट करें। मुझे बताओ एक्सेलरेशन इधर आया है कितना 6.8, मेरे लिए एक्स और वाई डायरेक्शन कौन सी, वाई ये हो गई, एक्स ये वाली हो गई, इधर वाला एंगल कौन सा है 53 है, तो क्या लिखोगे कि ये भी 53 हो गया, तो आप ये लिखोगे ना 6.8 cos 53 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.8 साइन 53 हो गया। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना आंसर आने वाला है, 6.8 इंटू कितना आ जाएगा 3/5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6.8 इंटू 4/5। ठीक है, इसका भी एक्स और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन पता है, इसका भी एक्स और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन पता है, तो यहाँ पे ACM अगर आप लगाओगे ACM अलोंग एक्स, तो क्या लिखोगे, देखो m, इसका मास 4। अब आप सोच रहे होगे कि इसको प्रायोरिटी क्यों दी, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में, सिंपल सी बात है ना। क्या जाएगा एक्स डायरेक्शन में 6.8 इंटू 3/5 माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इसका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, कितना मास तो हो गया 2, और एक्सेलरेशन कितना है g sin 37 cos 37, यानी 10 इंटू 3/5 इंटू 4/5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2, कितना आ जाएगा 4 प्लस 2, देखो यहाँ कितना आएगा, ये इससे 2 बार। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इससे कैंसिल हुआ 1.56 है ना, 1.5। चलो देखो, ये तो था जब अपने को एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन कहता हूँ कंस्ट्रेंट का, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लो हमारे से बोल दिया जाए कि ये एक पुली है जिसमें ये वाला जो ब्लॉक है
ठीक है। ये दे रखा है हमें 10 kg और ये दे रखा है 20 kg और बोला हुआ है ये जा रहा है 50 पूछी हुई है सॉल्यूशन के अंदर। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ CO2 अपन सॉल्व करने जाते हैं। तो इसमें डिफ़िकल्टी क्या आती है कि वेलोसिटी तो यहाँ सर एक की दे रखी है और पूरा डायग्राम दे रखा है, पूछा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसमें देखो मैं आपको 3 गलतियाँ बताऊंगा जो ज़्यादातर 100 में से 99% स्टूडेंट करते हैं और डेफिनेटली होगी, क्योंकि जब एग्ज़ाम प्रेशर होता है ना तो उसमें क्या होता है कि हम वो छोटी छोटी चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं जो अपने को बहुत बड़ी एरर करवा सकती है। ठीक है, कैसे करवा सकती है? देखो मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ। लेट्स सपोज मान लो कि मुझे इसमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक। तो पहले मैंने देखा कि इसकी वेलोसिटी दे रखी है, इसकी नहीं दे रखी है, तो पहले मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। क्या जानता हूँ मैं इस वेलोसिटी के बारे में? इस वेलोसिटी के बारे में मैं ये जानता हूँ कि मुझे एक चीज़ अच्छा पहले ये भी सुन लेते हैं कि डाउनवर्ड क्यों मानी आपने। क्या बोला कि आपने डाउनवर्ड क्यों मानी? ये भी तो होना चाहिए कि अपवर्ड भी तो हो सकती है। कैसे आपने मान लिया? देखो अगर ये ब्लॉक इधर जाएगा तो ये पुली किधर जाएगी? इधर जाएगी। पुली इधर जाएगी तो स्ट्रिंग लूज होगी, स्ट्रिंग लूज होगी तो ये दोनों पुलियां नीचे जाएगी, दोनों पुलियां नीचे जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है 10 kg वाले को किधर जाना पड़ेगा? नीचे। ठीक है। दूसरा, अब मुझे इसकी कंस्ट्रेंट से वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालूं? कि यहाँ टेंशन T, यहाँ T। ऐसे ही बताया था मैंने कि यहाँ अगर T है, एक ही स्ट्रिंग है तो दूसरी तरफ भी क्या होगी? T। तो अब मुझे बताओ क्या यहाँ T तो यहाँ पे 2T, क्या एक ही स्ट्रिंग है तो यहाँ पे भी 2T, क्या एक ही स्ट्रिंग है तो यहाँ पे भी 2T, यहाँ पे भी आ रहा है तो ये भी 2T, इधर से आ रहा है ये भी 2T और यहाँ पे भी कितना आ गया? 2T। एक ही स्ट्रिंग कंटिन्यू है तो यहाँ पे सब में क्या हो रहा होगा? एक ही टेंशन मेंटेन होगी। अब मुझे बताओ यहाँ 2T, यहाँ 2T तो यहाँ कितना? 40। भाई दोनों तरफ के एंड का समेशन होता है ना टेंशन का। अच्छा यहाँ पे भी कितना होगा? 40 और यहाँ तो 2T है ही। तो टोटल मुझे बताओ इसके पास कितनी टेंशन है? 40, 40, 2T यानी कितना? 10T। इसके पास कितनी है? T। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे पूछा जाए तो क्या करेंगे? फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी क्या करें? कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी के लिए देखो यहाँ आ जाएगा T और वेलोसिटी कितना? 50। टेंशन कितनी T और यहाँ वेलोसिटी कितना? 50। यहाँ कितना आ जाएगा? 10T और वेलोसिटी कितना? V। यहाँ से T से T कैंसिल तो V की वैल्यू कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गई? 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये वाला जो ब्लॉक है वो कितने से जा रहा है भाई? 5 मीटर पर सेकेंड से। पर क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है ना, अभी अपना मेन काम स्टार्ट हुआ है। देखो गलती नंबर 1 तो मैंने वहां बताई कि आप हो सकता है ऊपर मान लो, हो सकता है नीचे मान लो, कुछ भी हो सकता है। तो अपने को कैसे चेक करना है वो मैंने बता ही दिया। दूसरा, वेलोसिटी में गलतियां हो सकती है T इसके अंदर। अब तीसरी गलती मैं बताता हूँ। क्या करेंगे बच्चे? ज़्यादातर VCM निकालेंगे। क्या करेंगे कि भैया हमारे को बताया था M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। क्या करेंगे कि इसका मास है कितना? 20, वेलोसिटी कितनी? 50 प्लस इसका मास है 10 और वेलोसिटी कितनी? 5 डिवाइड बाय 30। 20 प्लस 10 करेंगे ना तो ये आ जाएगा। क्या है आंसर? ये आ गया हमारे पास 1000 प्लस 50 बटे 30 यानी आ गया 1050 डिवाइड बाय 30। ये इससे कैंसिल कितना आ गया? 35 मीटर पर सेकेंड। और जल्दी से ऑप्शन देखेंगे और क्या दिखेगा? अच्छा 35 मीटर पर सेकेंड और वो टिक कर देंगे जो कि गलत है और बड़ा सा माइनस लेके आ जाएंगे। और माइनस क्यों लेके आएंगे? देखो ये कौन सी डायरेक्शन है? वाई डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है? एक्स डायरेक्शन। हाउ कैन यू रिलेट एक्स एंड वाई डायरेक्शन बाय ए सिंगल इक्वेशन विदाउट कैलकुलेटिंग देयर डायरेक्शन?
यू कैन नॉट इक्वेट द स्केलर क्वांटिटी। आप यहाँ पे स्केलर की तरह उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट थोड़ी ना कर सकते हो। अपना सही मेथड जो होगा, करेक्ट मेथड जो है, वो करेक्ट मेथड यहाँ पे क्या आने वाला है, करेक्ट मेथड ये आने वाला है, मैं लिखूंगा बिल्कुल यहाँ पे VCM की वैल्यू ये। अब कैसे लिखूंगा कि भैया देखो ये है 20, वेलोसिटी कितना 50 पर, यहाँ लगाऊंगा मैं आई केप। क्या लगाऊंगा, आई केप। अब यहाँ देखेंगे तो क्या आएगा 10, वेलोसिटी कितना 5 पर, यहाँ लगाऊंगा मैं माइनस जे केप। क्यों लगाया, क्योंकि ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को। यहाँ पे अगर मैं कहूँगा तो यहाँ 20 + 30, 20 + 10 तो आ जाएगा 30। अब मुझे बताओ कितना आया, यह आ गया 1000 आई केप माइनस 50 जे के बटे 30। और मुझे जहाँ तक पता है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ VCM का, तो VCM का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, √1000 का स्क्वायर प्लस -50 का स्क्वायर बटे 30 तो दोनों में कॉमन आएगा, इसलिए √ के बाद ले लिया अपन ने। तो बताओ ये मेरे ख्याल से ये तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो 1000 ज़्यादा डोमिनेंट है, 50 तो बहुत नेग्लिजिबल आएगा। 1000 का स्क्वायर करोगे तो 10 लाख आता है यार, और ये कितना आता है, ये तो 2500, वो तो 1000 से कितना 2.5 गुना है, तो इसका मतलब ये तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। आंसर कितना आया, 1000 बटे 30। कितना आया ये, 100 बटे 30 कितना 33.3। पर हमारा ध्यान इस पे नहीं जाएगा, वो अपन ये सोचते हैं कि अरे पॉइंट में थोड़ी देंगे, इंटीजर में देंगे हमारे को तो आंसर। तो क्या होगा, ज़्यादा प्रेफरेंस तो यहाँ होगी, ये थोड़ी ना होगी। पर करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ये। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक चलो अब देखो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होने वाला है। आज अपन यहीं पे डिसकंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर को नेट की प्रॉब्लम की वजह से। नेक्स्ट वाले पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से, कहानी के तरीके से मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना। तो हर एक बच्चा अवेलेबल रहे, उस वाले लेक्चर को देखे, क्योंकि वो वाला लेक्चर अगर आप लाइव देखोगे तो ही मज़ा आएगा। क्योंकि उसके अंदर क्या होगा कि बॉट प्रॉब्लम्स भी आएगी, प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम्स भी आएगी, दोस्तों ने एक दूसरे को धक्का भी दे देंगे, तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और जितना हो सकेगा मैं मेरी तरफ से इंटरेस्टिंग करके बताऊंगा। इसलिए वो जो कंसेप्ट है मोमेंटम कंजर्वेशन का या सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग का, वो आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट